नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, हम जो है जनरल साइंस जो हम पढ़ रहे थे, किसी भी कंपटीशन के अंदर जो जनरल साइंस आती है उसका हम एक लेक्चर पहले कवर कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं और देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलता है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम गुरुत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना, एंड में क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे और मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पिछला लेक्चर पढ़ा है, यानी कि लेक्चर नंबर 1, उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप जो है वहाँ से कंटिन्यू कर सको। हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है पिछले चैप्टर का, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से कवर करवा देता हूँ। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जनरल साइंस के 3 पार्ट होते हैं। एक फिजिक्स होती है, एक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होती है, एक बायोलॉजी होती है। फिर मैंने आपको ये कहा था दोस्तों कि हम सबसे पहले फिजिक्स को कवर करने वाले हैं पूरी तरीके से। तो उसके अंदर पहला टॉपिक हमने कल शुरू किया था फिजिकल क्वांटिटीज़। कल जो पहला लेक्चर हुआ था, आज सेकंड लेक्चर हो रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ देखिए, हमने बताया था कि किसी भी वस्तु के जो गुण को प्रदर्शित करती हैं वो भौतिक राशियाँ होती हैं। फिर एक भौतिक राशि एक ही गुण को दर्शाती है, इसको समझते हैं। मैं दोबारा थोड़ा सा पिछला लेक्चर 5-1 मिनट रिवाइज करवा दूं। हालांकि पूरा लेक्चर सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे आपको हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, वहाँ जा सकते हो, है ना। और पिछला लेक्चर सुनने के लिए जा सकते हो। अभी फ़िलहाल देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांट कोई भी एक गुण को दर्शाता है। जैसे कोई कहे कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, ये एक गुण है, गर्म होना या ठंडा होना। तो कोई पूछे ये कैसे बताओगे, तो आप यही कहोगे कि सर बड़ा ही आसान है, हम ताप से इसको बताएंगे कि ताप कितना है। ताप से हम बता देंगे कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। ताप ज़्यादा है तो गर्म है, ताप कम है तो ठंडी है। फिर कोई कहे कि कोई चीज़ भारी है या हल्की है, इसका ज्ञान आप कैसे दोगे, तो आप सीधा ही बताओगे सर तौल के। और तौल के क्या बताओगे सर, द्रव्यमान। उसका द्रव्यमान बता देंगे कितने किलोग्राम का है। और मैं आज के चैप्टर में किलोग्राम और न्यूटन में भी डिफरेंस बताने वाला हूँ। किलोग्राम में द्रव्यमान तोला जाता है और भार को न्यूटन में तोला जाता है, ध्यान रखना है। तो भार और द्रव्यमान में आज अंतर हम स्पष्ट करने वाले हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कई बार वो कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। द्रव्यमान दिया होता है, भार पूछता है, भार दिया होता है, द्रव्यमान पूछता है। तो आज हम ये क्वेश्चन भी करेंगे न्यूमेरिकल इसके। उसके बाद हमने पढ़ा था वही चीज़ की भार या हल्का है, तो ये गुण इस तरीके से एक गुण को दर्शाता है। तो द्रव्यमान किस गुण को दर्शाता है, हल्के भारी को। ताप किस गुण को दर्शाता है, तो ताप एक भौतिक राशि है जो ठंडक और गर्माहट का गुण बताती है। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है जो हल्के और भारी होने का गुण दर्शाती है। तो इस तरीके से सारी की सारी भौतिक राशियाँ होती हैं जो आपको क्या करती हैं, बताती हैं। जैसे मेनली कहते हैं मूलभूत रूप से कितनी भौतिक राशियाँ आपको याद रखना है, 7 भौतिक राशियाँ हैं। द्रव्यमान हो गया किलोग्राम में, लंबाई हो गया मीटर में, समय, ताप, तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये हम पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आपको 7 नाम याद रखने हैं। फिर व्युत्पन्न राशियाँ वो होती हैं जो इन 7 से मिलकर बनती हैं आगे। मतलब ये 7 राशियाँ तो अपने आप में होती हैं, मूलभूत जड़ हैं ये तो सबकी। मतलब ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती। अब जैसे ताप है, कोई पूछे ताप किससे मिलकर बना है, किसी से नहीं, ये तो एक परम चीज़ है। इस तरीके से समय की बात करो, अब समय किससे मिलके बना है, समय किसी से नहीं, समय खुद से होता है। तो जो राशियाँ अपने आप से होती हैं, है ना, जो राशियाँ अपने आप से होती हैं उन राशियों को क्या कहते हैं, हम उन राशियों को क्या कहते हैं, मूलभूत। और व्युत्पन्न राशियाँ वो होती हैं जो इनसे मिलकर बनी होती हैं, मूलभूत से। जैसे वेग, त्वरण, संवेग, बल, ये सारी आगे जैसे जैसे लेक्चर आएंगे हम पढ़ते जाएंगे। फिर देखिए मात्रक। मात्रक क्या होता है, भौतिक राशि की माप देता है। इसको देखिए, माप देने का मतलब क्या, मैं सीधा बता दूं। कोई आपको ये पूछे कि बेटा चीनी लेके आओ, तो आप बोलो कि मैं 2 चीनी ले आया, इसका क्या मतलब है 2 चीनी ले आया। आपको ये बताना पड़ेगा कि 2 किलो चीनी ले आया या 2 ग्राम चीनी ले आया या 2 पाउंड चीनी ले आया, कितनी चीनी ले आया। तो ये मीटर, ये किलोग्राम, ये पाउंड जो पीछे लगाते हो, इसको ही कहते हैं मात्रक। तो मात्रक किसकी बात करता है, माप की माप करता है, माप की बात करता है। अब कोई कहे आप कितना समय पढ़े,
आप कितना समय पढ़े, और कोई इसका जवाब क्या दे कि मैं 2 पढ़ा। अब 2 पढ़ने का क्या मतलब है, 2 मिनट पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तो दिन, घंटा, मिनट ये मात्रक होते हैं जो माप बताते हैं, माप बताते हैं। माप तो बता ही नहीं जा सकती इसके बिना। अब वही चीज़ है हर चीज़, जैसे आपको कहा कि मम्मी ने कि दूध लेके आओ, आपने कहा मैं 10 दूध ले आया। अब इसका क्या मतलब, वो 10 आप क्या बोलोगे कि 10 लीटर दूध ले आया या जो भी है ना। तो उस तरीके से जो लीटर है वो मात्रक होता है। मात्रकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, CGS, MKS और FPS। CGS मात्रक देखो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम के अंदर, और समय को, समय तीनों में सेकंड में है। देखिए CGS, MKS और FPS तीनों में समय देखिए S सेकंड सेकंड सेकंड। ये सेंटीमीटर, यहाँ हो गया मीटर, यहाँ हो गया फुट, ये हो गया ग्राम, ग्राम यहाँ हो गया किलोग्राम, यहाँ हो गया पाउंड। तो ये होता है इस तरीके से। फिर हमने मूलभूत राशियाँ और उसके मात्रक और संकेत पढ़े थे। द्रव्यमान को M से लिखते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। लंबाई को L से लिखते हैं, मीटर में मापते हैं। समय को T से, बड़ा T छोटा T सेकंड में। ताप को भी T से, केल्विन में। तीव्रता को I से, कैंडेला, कैंडेला इसका मात्रक होता है तीव्रता का। विद्युत धारा को I से, एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें पढ़ी थी। अब हम यहाँ पे आपको फिर से इस बात को क्लियर कर देते हैं जो आपको समझनी है। किसी की भी पावर दी हुई हो, किसी की भी पावर दी हुई हो माइनस के अंदर, जैसे 10 की, जैसे मान लीजिए a की पावर आपको दे दिया b, a की घात b है, तो उसको आप 1/a की घात -b लिख सकते हो। यानी कि माइनस जो होता है वो जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन बदल जाता है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या हो गया, जब ऊपर लेके जाओगे तो यानी कि दोबारा ये बन जाएगा प्लस का हो गया। यानी कि अगर 10 की पावर -10 है तो उसको 10 की घात -10 है, पावर -10 है, उसको 1/10 की घात 10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर 1/1/10 की पावर -20 है तो उसको आप ऊपर जाके प्लस का 10 की पावर 20 लिख सकते हो। और 10 की पावर 20 होने का मतलब क्या, 10 को 20 बार गुणा करो। 10 की पावर 2 लिखते हो, क्या लिखते हो, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 को 2 बार गुणा करो, है ना। अब जैसे मान लीजिए 10 की पावर -1 है, उसका मतलब क्या है, 1/10 की पावर 1, क्योंकि नीचे जाके ये हो गया। और इसको क्या लिखोगे, 0.1, और इसको कहते हैं डेसी। ये देखिए यही लिखा हुआ है, 10 की पावर -1 को लिखते हो 1/10 की पावर 1, इसको लिखते हो आप डेसी। ठीक है। 10 की पावर -2 इसको लिख दो 1/10 की स्क्वायर, ये हो जाता है 1/100, क्योंकि 10 की 1/2 नीचे जाके प्लस का 2, और 10 × 10 100 हो जाता है 0.01 सेंटी कहते हैं इसको। 10 की पावर -2 को सेंटी। फिर -3 अगर हो जाए तो 1/1000 हो जाएगा, इसको मिली कहते हैं। 10 की पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, 1/10 की पावर 6 नीचे। -9 जो हो जाए उसको नैनो कहते हैं। फिर प्लस में भी होता है, 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं। जैसे कोई कहे 1 किलोमीटर, तो आप क्या लिखोगे। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं मेन चीज़ बताता हूँ, 1 किलो को हमें लिखना है, और किलो का मतलब होता है 1 × 1 है तो 1 × 10 की पावर 3, यानी कि 1000 हो गया। यानी कि 1000 पीछे मीटर लगा दो, 1000 मीटर तो वैसे ही पड़ा है, यानी कि 1 किलो को लिख दिया 1000, 1000 मीटर। ठीक है ना। अब कोई कहे 1 किलोवाट जो पावर होती है, तो आप क्या लिखोगे, 1000 वाट, 1000 वाट। ठीक है। इसके बाद एक मेगावाट, ये भी पढ़ा है आपने, और मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 वाट, मतलब 10 को 6 बार गुणा कर दो, 10 की पावर 6 वाट। फिर एक गीगावाट, गीगावाट होता है 10 की पावर 9, मतलब 1 के पीछे 9 जीरो में लगा दो, यही चीज़ देखो, गीगावाट 10 की पावर 9, 10 की पावर 6 मेगावाट, 3 किलोवाट। ठीक है। घातों की बात करते हैं, आधार समान हो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि a की पावर b गुणा a की पावर c होता है, a की पावर b प्लस c। यानी कि अगर 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 + 4 बराबर 10 की पावर 6। और अगर कोई आपको ये कहे कि 10 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4 है, इसको आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि आधार समान नहीं है। इसमें तो आधार 10 है, इसमें आधार 9 है, आधार समान नहीं है, इसलिए इनको आप नहीं किसी भी तरीके से इनको जोड़ नहीं सकते। फिर देखिए आपको याद रखना है, 1 लीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 लीटर को 10 की पावर -6 मीटर क्यूब भी लिखते हैं। ये बहुत अच्छे से हमने पिछले लेक्चर में समझाया था, वहाँ से देखना ये कैसे निकालते हैं। तो ये इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर। अब देखिए, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमें गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है, लेकिन उससे पहले 1-2 चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं हम अच्छे से, ताकि हमें ये समझ में आ जाए। देखिए, 2 तरीके की राशियाँ जो है जनरली आप पढ़ते आए हो,
पढ़ते रहे हो और पढ़ते आए हो। आज हम उसकी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। एक होती हैं अदिश राशियाँ, एक होती हैं सदिश राशियाँ। देखिए नाम से पता चल रहा है दिश, जब ए लग जाता है आगे तो वो नेगेटिविटी दर्शाता है। दिश जिसके पास दिशा नहीं है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। सदिश जिसके पास दिशा है। तो कहने का मतलब एदिश मतलब वे राशियाँ जिनकी दिशा नहीं होती, ठीक है ना, केवल परिमाण होता है, अदिश राशियाँ कहलाती है। और सदिश क्या होगी, वे राशियाँ जिनकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो सदिश राशियाँ तो दिशा भी रखती हैं, परिमाण भी। अदिश राशियों के पास दिशा नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है दिशा होने का, ना होने का? दिशा होने का मतलब कि अदिश राशियाँ तो वो राशियाँ हैं जो अगर आप डायरेक्शन बदल लें, दिशा बदल लें, तो ये राशियाँ नहीं बदलती। यानी कि अगर आप पहले इस तरफ जा रहे हो उत्तर दिशा में, उसके बाद आप इस तरफ पूर्व की ओर मुड़ गए, फिर आप दक्षिण की ओर मुड़ गए, फिर आप पश्चिम की ओर मुड़ गए, आपने एक चक्कर ऐसे पूरा कर दिया, तो जो अदिश राशि है उसका मान नहीं बदलेगा दिशा बदलने पर। जैसे समय है, समय तो आप सबको पता है ना, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है समय, इसके एग्जाम्पल में समय एक अदिश राशि है। समय कैसे बदलेगा? अब समय तो घड़ी पे उतना ही रहेगा जितना नॉर्थ की ओर जा रहे थे, फिर साउथ की ओर, फिर वापिस आ रहे। समय अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूरी भी अदिश राशि है, ये दिशा के साथ नहीं बदलती है। चाल, शक्ति, ऊर्जा और कार्य, बाकी और अच्छे से डिस्कस करेंगे इनके बारे में आगे आगे जब पढ़ेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो एग्जाम्पल इसके याद करने हैं, ठीक है। अब जो परिमाण और दिशा दोनों रखती हैं वो सदिश हैं। अब ये दिशा के साथ बदल जाती हैं, जैसे संवेग, त्वरण, वेग, बल, विस्थापन, ठीक है दोस्तों। आज हम सदिश राशियों में बल की बात करेंगे। तो बल एक सदिश राशि है, ये भी पहले आपको याद रखना है। बल क्या है? सदिश राशि है। फिर एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। बल का जो मात्रक होता है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बल की सबसे पहले परिभाषा न्यूटन ने दी थी, कैपिटल एन से लिखते हैं इसको। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, एन से लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये बल का देखिए एम के एस मात्रक है, जो पिछले लेक्चर में हमने एम के एस सी जी एस पढ़े थे। जब आप सी जी एस में जाओगे तो ये न्यूटन बन जाएगा डाइन, न्यूटन बन जाएगा डाइन। न्यूटन बड़ा होता है, डाइन छोटा, डाइन। और एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं? देखो इतना बड़ा होता है, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। कहने का मतलब एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। इसका मतलब एक के पीछे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 और एक 5 जीरो लगा दो। इतने डाइन कितने हो गए? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख डाइन होते हैं एक न्यूटन में। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बल के, अब बल क्या होता है मैं जनरल सी बात बता दूं आपको, हम यहाँ पे शुरू करने से पहले। अब बल क्या है? बल वो चीज़ है ना जो अवस्था बदल दे, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित कर दे, बल कहलाता है। मात्रक न्यूटन और डाइन हो गया, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन हो गई, ये हमने पढ़ लिया इतना। अब देखिए, अब यहाँ पे वही चीज़ है कि अवस्था परिवर्तित कर दे का क्या मतलब है, आप यही कहोगे। तो अवस्था परिवर्तित कर दे का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप बस में कहीं जा रहे हो, मैं सिंपल इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए आप बस में कहीं पे जा रहे हो, और जब आप क्या करते हो, रास्ते में ईयरफोन लगे हैं, बहुत मस्ती से गाने सुनते जा रहे हो, सॉन्ग सुनते जा रहे हो, कुछ भी, तो आपका माइंड जो है बहुत ही आनंद अवस्था में है, बहुत ही एकदम मस्ती में जा रहे हो। लेकिन जैसे ही बाहर कोई एक्सीडेंट हुआ देख लिया, भयानक एक्सीडेंट, समझाने की बात कर रहा हूँ, भयानक एक्सीडेंट हुआ देख लिया आपने, तो अब आपके मन की अवस्था क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब मन की अवस्था कैसे बदल गई? बल लगा बाहर से, जब तक बल नहीं लगा तब तक अवस्था नहीं बदली। और बल किस रूप में लगा? यहाँ पे बल एक्सीडेंट के रूप में लगा। तो जो एक्सीडेंट हुआ उसने आपके माइंड के ऊपर बल लगाया, फोर्स लगाया, है ना, तो आपकी अवस्था बदल गई। वही चीज़ कि वह भौतिक राशि जो अवस्था परिवर्तित कर दे बल कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, अब कोई गाड़ी जो है वो ऐसे चल रही है, नीचे पहिए बनाए हैं, इस तरफ को जा रही है। अगर कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर वो मान लीजिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक उस पर बल ना लगाया जाए। कैसे, क्या मतलब कि मान लीजिए कोई चीज़ रुकी हुई है, उसको चलाना है, तो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको धक्का लगाना पड़ेगा, और धक्के के रूप में आपको पता है गियर डालते हो और एक्सेलरेटर दबाते हो, रेस दबाते हो, वो चलती है।
यानी कि जब तक किसी वस्तु पे बल नहीं लगाओगे वो अपनी अवस्था नहीं बदलेगी। अवस्था का मतलब रुकी है तो रुकी रहेगी। अब 70 की स्पीड से ही चलती रहेगी जब तक दो काम ना करें, ना जहाँ तो रेस ना दबाएं जहाँ फिर ब्रेक ना दबाएं। ब्रेक दबाएंगे तो वो रुकेगी तो भी अवस्था बदलेगी, 70 से 60 हो जाएगी स्पीड, फिर 60 से 50 हो जाएगी, घटेगी तो देखिए अवस्था बदल रही है। और 70 से ज़्यादा 71, 72, 80 हो जाएगी, है ना। तो कब, जब रेस दबाओगे, त्वरित करोगे उसको, इसको कहते हैं त्वरित करना। जब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उसको कहते हैं त्वरित करना, और जैसे जैसे स्पीड घटती है उसको कहते हैं मंदित करना। ये हम पढ़ेंगे जब न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बल के बारे में मुझे बताना था। जो अवस्था को परिवर्तित कर देता है उसको बल कहते हैं। बस आपको ये माइंड में पिक्चर बना लेनी है, इसकी क्लियर कर देनी है बात, ठीक है। अब देखिए जो ब्रह्मांड में जब जाते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर 4 प्रकार के बल, मूलभूत बल हैं। तो यहाँ से भी जैसे 7 राशियाँ मूलभूत थी, क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है। बल भी पूछ लेता है कितने मूलभूत बल हैं, तो 4 बल मूलभूत हैं। उनमें चारों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहले 3 हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और क्षीण या दुर्बल बल। ऊपर वाले तीनों बल हमें बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दोबारा नाम याद कर लीजिए, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, क्षीण या दुर्बल बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ब्रह्मांड के हर कोने में लगता है। जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो 2 तरीके का बल होता है, एक विद्युत बल और एक चुंबकीय बल। चुंबकीय बल चुंबक के लिए काम में आता है ना, चुंबकीय पदार्थों के लिए। और नाभिकीय बल नाभिक में लगता है। ये 3 प्रकार के बल हमारे लिए मेन हैं, वैसे बल 4 प्रकार के हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल, फिर अगले लेक्चर में विद्युत चुंबकीय बल पढ़ेंगे। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए मैं आपको एक कहानी टाइप बताता हूँ। कहानी टाइप ये बताता हूँ कि कोई भी, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं पृथ्वी के ऊपर, वो सारी की सारी चीज़ें पृथ्वी की ओर गिरती हैं। आपको ये तो पता है और आप ये पढ़ते आए हो कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है और पृथ्वी हर चीज़ को आकर्षित करती है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है, केवल आकर्षण की होती है। खींचना खींचना ही होता है, ये दूर नहीं धकेलता। कभी देखा है पृथ्वी किसी को दूर धकेलती हो? नहीं, केवल अपनी ओर खींचती है। तो ये एक लाइन क्लियर होगी यहाँ से। ये केवल, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, ये केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है। ये केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी आपको कि हमेशा आकर्षण ही। लेकिन विद्युत बल में ऐसा नहीं होता। अब समान आवेश प्लस क्यू प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस क्यू भी प्रतिकर्षित करेंगे। अब विपरीत आवेश, एक प्लस और एक माइनस, उनमें आकर्षण होता है। तो वो उसमें अलग होता है, दोनों होता है उसमें, लेकिन इसमें केवल आकर्षण होता है। यही बातें ध्यान रखनी है, पेपर में कंपैरिजन ही पूछता है वो, ठीक है। अब देखिए फिर एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, आप इतना तो जानते हो कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, लेकिन ध्यान रखिए हर वस्तु जिसके पास कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, ग्राम में होता है, आपको बताया हुआ है। भार अलग चीज़ अभी पढ़ेंगे, ठीक है। जो वस्तु भार बल होता है एक प्रकार का, न्यूटन में होता है, ध्यान रखना। भार एक प्रकार का बल है और उसको न्यूटन में मापा जाता है। भार एक प्रकार का बल है, उसको न्यूटन में मापा जाता है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं जिसके पास द्रव्यमान है वो हर वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है। कहने का मतलब आपके कमरे में, अब ध्यान दीजिए, जहाँ लेक्चर सुन रहे हो वहाँ जो टीवी पड़ा है, वहाँ जो भी आपका बेड पड़ा है, जो भी कुछ पड़ा है, बुक्स पड़ी हैं, सबके पास कोई 10 किलो का है, कोई 5 किलो का, सबके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। आइए सभी के सभी एक दूसरे को, सभी के सभी आपको, सभी के सभी पृथ्वी को, सभी को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। लेकिन ये सभी अगर एक दूसरे को खींचते हैं तो हम टक्करें क्यों नहीं मारते टेबल के साथ? टेबल हमसे आके क्यों नहीं टकराता? कारण पृथ्वी बहुत बड़ी है। जिस चीज़ का साइज जितना बड़ा होगा उसके द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसलिए पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं एक दूसरे पे, उनकी तुलना में पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए पृथ्वी से बंधे रहते हैं, ये एक दूसरे की ओर नहीं खिसकते। समझ गए होगे बात? कि ये जैसे मैं बनाऊं कि ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ये दो आदमी खड़े हुए हैं। ये पहला हो गया, ये मन्नू हो गया, ये टन्नू हो गया, कोई भी हैं, ठीक है। मन्नू टन्नू हो गया, दोस्त हैं दो। अब देखिए ये दोनों दोस्त, अब इसका द्रव्यमान m1 है,
इसका द्रव्यमान m2 है। द्रव्यमान को m से लिखते हैं ना। दोनों के बीच की दूरी क्या है, r दूरी पे दोनों रखे हैं। तो अब देखिए दोनों r दूरी पे कुछ भी, अब जैसे कोरोना की वजह से हम कह रहे हैं, कोविड-19 की वजह से कि 6 मीटर की दूरी पर रहो, तो मान लीजिए 6 फुट की, मान लीजिए 6 फुट है r, जो भी, ठीक है। दोनों के द्रव्यमान, अब m1 का मतलब m1 कुछ भी हो सकता है। m1 मान लीजिए कि आप 10 किलोग्राम है, क्योंकि बार न्यूटन में होता है, ये किलोग्राम के अंदर ये होता है। और ये मान लीजिए 12 किलोग्राम है, ठीक है ना। 10 किलोग्राम और 12 किलोग्राम। अब देखिए ये दोनों भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, मैं बताऊं आपको, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी भी इनको नीचे की ओर खींच रही है बेटा। पृथ्वी जो इनको खींचती है ना, वो इतना ज़्यादा खींचती है कि ये इसकी ओर गति नहीं कर पाता, ये इसकी ओर गति नहीं कर पाता, दोनों पृथ्वी से बंधे रहते हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरे से टक्कर नहीं मारते। वही लिखा है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण उनके मध्य लगने वाला बल, द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। केवल ये आकर्षण प्रकृति का होता है, ये चीज़ भी स्टडी हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए ब्रह्मांड का ये सबसे कमज़ोर बल है। एक बात और बता दूं, ये ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर बल है, ये आपको हूबहू याद रखना है। और कोई पूछे सबसे मजबूत बल ब्रह्मांड का कौन सा है, तो वो नाभिकीय बल है। तो नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। लगातार लेक्चर जो है वो ज्वाइन करते रहें, और आप लोग बेल आइकन को दबा दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग जो है फर्स्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है। और हम रोज़ एक लेक्चर अपलोड करेंगे, तो इस तरीके से आपको 1 महीने में सारी जनरल साइंस कंप्लीट करवा देंगे। अब देखिए यह सबसे दीर्घ परास या अधिक दूरी तक लगने वाला बल है। देखो पहली बात, ये सबसे कमज़ोर है। दूसरी बात, कमज़ोर को दुर्बल कहते हैं। और दूसरी बात, परास दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबी, और परास मतलब दूरी। ये सबसे लंबी दूरी तक लगता है। अब देखो सूर्य कितनी दूर है हमसे, सूर्य कितनी दूर है, वो हमें, हमारी पृथ्वी को खींच रहा है, तभी तो पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। केपलर के नियम भी पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कैसे घूमता है। तो सूर्य जो है वो क्या है, सूर्य जो है वो क्या है, देखिए कितना हमने बताया कि दीर्घ परास अधिक दूरी तक लगने वाला बल है ये, है ना। ये ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर और सबसे ज़्यादा दूरी तक सूर्य भी हमको खींच रहा है। देखो पृथ्वी चंद्रमा को कितनी दूर तक खींच रही है, मीलों तक। तो इसका मतलब ये सबसे लंबी दूरी का बल है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से समझते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन है वो क्या है, भूमध्य रेखा। बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री पे, आप सबको पता है ना। उसके बाद ऊपर जाते हो, एक लाइन और आती है कर्क रेखा। उसके बाद एक और, बिल्कुल यहाँ पे एन से लिख देता हूँ, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। नीचे जब जाते हो मकर रेखा, और बिल्कुल नीचे जो है वो है साउथ पोल। ध्यान से सुनना, बिल्कुल नीचे जो है वो क्या है, साउथ पोल, और बिल्कुल ऊपर जो क्या है, नॉर्थ पोल। अब देखिए जब कहते भूमध्य रेखा के ऊपर, ध्यान दो, भूमध्य रेखा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है। रट्टा मार लो इसका, कारण डिस्कस नहीं करना, वो बहुत डीप फिजिक्स है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम लगता है। लेकिन जो ध्रुव है ना, दोनों नॉर्थ और साउथ, डायग्राम पे ध्यान दो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव जो हैं, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक लगता है, अधिकतम होता है। यहाँ न्यूनतम, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम। इसका मतलब जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, नीचे से बीच से ऊपर की ओर जाओगे, या यहाँ से नीचे की ओर जाओगे, तो आपको क्लियर है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुवों पर अधिकतम है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम है, तो इसका मान बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, इसका मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बस। और इसका मतलब आपको समझ भी आ गया कि जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। अब देखिए एक चीज़ और काफ़ी इम्पोर्टेंट, घूर्णन, पृथ्वी के घूमने का प्रभाव कहाँ सबसे ज़्यादा पड़ेगा, सेम ही रहेगा, थोड़ा सा फर्क। घूर्णन का सर्वाधिक प्रभाव भूमध्य रेखा पर पड़ता है। अब देखिए जो चीज़ पहले ही अधिकतम है,
जो चीज़ पहले ही अधिकतम हो चुकी है उस चीज़ उस चीज़ में और ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इसका मतलब न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा ध्रुवों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो पहले ही अधिकतम है। अब अधिकतम से और क्या अधिकतम करोगे, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा घूर्णन का प्रभाव भूमध्य रेखा पर, यानी कि पृथ्वी 24 घंटों में आपका एक चक्कर पूरा करती है अपना, अगर वो 23 घंटे में करने लगे तो ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो नहीं बदलेगा। यानी कि वस्तुओं को ना तो भार का अनुभव होगा, ना वस्तुओं को हल्कापन अनुभव होगा, बल्कि भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, घट बढ़ सकता है, घट बढ़ सकता है केवल भूमध्य रेखा पर। फिर देखिए एक पॉइंट और यहाँ से डिस्कस करते हैं हम ये बाहर की बात अभी करता हूँ मैं, पहले एक बात और बता दूँ। अब एक बात और है, पृथ्वी की सतह के ऊपर जहाँ आप बैठे हो, अब जी का ये गुरुत्वीय त्वरण कह दो जी, या गुरुत्वाकर्षण बल कह दो, अधिकतम है, गुरुत्वीय बल अधिकतम है। जैसे ही कुआं खोद के नीचे जाओगे, पृथ्वी में गहराई में जाओगे, या फिर आसमान में उड़ोगे ऊंचा, तो दोनों केस के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा घटेगा घटेगा, याद रख लेना। पृथ्वी की सतह पर ये अधिकतम होता है, गहराई में जाने पर ये घटता है, ऊंचाई में जाने पर ये घटता है। ठीक समझे। अब देखिए, अब पूछता है कि भार बताइए। तो कोई भी द्रव्यमान है m किलोग्राम में होता है, उसका भार होता है m गुणा जी, और जी होता है यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, भार होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, और जी पृथ्वी के लिए होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। हम ये आगे स्टडी करेंगे, फिलहाल आपको याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आई कि भार जो है वो एक तरीके का, याद रखना है आपको, बल होता है जो द्रव्यमान को जी से गुणा करने पे प्राप्त होता है। और अगर आपको पूछ ले कोई कि अगर आपको पूछ ले कि भार दिया हो कि उसने जब किसी ने तोला तो 70 न्यूटन प्राप्त, जो आप कहते हो ना 70 किलो का आदमी, 70 किलो नहीं होता, वो जो भार तोलते हो वो न्यूटन होता है, 70 न्यूटन। किलोग्राम तो हमने ट्रेंड बना रखा है, बोलते रहते हैं 70 न्यूटन, ठीक है ना। तो 70 न्यूटन हमने यहाँ पे आपको बताया। अब देखिए जो भार की बात कर रहे हैं, अगर आपको भार दिया हो और द्रव्यमान पूछ ले तो भार के बटे में गुरुत्वीय त्वरण को ले जाइए, आपको द्रव्यमान मिल जाएगा, आपको द्रव्यमान मिल जाएगा। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है, ऊंचाई और गहराई में जाने पे घटता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और ये भी बात क्लियर होगी आपको कि भार जो होता है वो न्यूटन में होता है और वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये भी समझना है। अभी अभी हमने एक मोनू और टोनू की बात की थी। ये मोनू था m1 द्रव्यमान का, पृथ्वी पर पड़ा है, और ये टोनू था m2 द्रव्यमान का। और हमने आपको ये भी बताया था कि मोनू और टोनू दोनों r दूरी पर थे, दोनों कितनी दूरी पर थे, r दूरी पर थे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, दोनों r दूरी पर थे, दोनों के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के साथ बंधे हुए हैं हालांकि, लेकिन फिर भी लग तो रहा है, कितना लगेगा। तो कहते हैं दोनों के द्रव्यमानों का जो गुणा है, यानी कि m1 गुणा m2, दोनों के द्रव्यमानों का जो गुणा है उसके तो होगा समानुपाती, यानी कि जो बल लगेगा ना F इनके बीच में वो होगा समानुपाती m1 गुणा m2, मतलब जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा बल। और व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के, जितना दूर होंगे उतना। ये देखिए दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल, ये न्यूटन का नियम है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में लिखा जाता है, यानी कि F बराबर F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है। और यहाँ पर जब समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आ जाता है, और वो नियतांक है g, यानी कि F क्या आ गया, यहाँ पे F आ जाता है F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। आपको बस यही लैंग्वेज याद रखनी है कि दोनों मोनू और टोनू के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती हो गया, है ना, गुणनफल के तो क्या हो गया, समानुपाती हो गया। जबकि यहाँ पर क्लियर हो गया कि दोनों के जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये देख सकते हो, ये काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए अब जो आपके पूछे जाते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस, लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर सेट लगाया उसके आंसर बताना, अगले लेक्चर में मैं आंसर बताऊंगा, आप कमेंट करना नीचे, ठीक है। देखिए 70 किलोग्राम द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार ज्ञात करो। 70 किलोग्राम द्रव्यमान का मनुष्य है और वो पूछ रहा है उसका भार क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए भार क्या होता है, mg होता है, हमने अभी पढ़ाया आपको, द्रव्यमान गुणा जी कितना है 9.8, ये भी आपको याद करवा दिया। तो द्रव्यमान रख दिया 70, तो 70 गुणा 9.8, उत्तर आ गया 686 न्यूटन। 686 न्यूटन, देखो कितना आसान है ना। समझ गए होगे बात कि 70 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान 70 किलोग्राम दिया है, तो ये देखिए m 70 किलोग्राम रख दिया, 70 किलोग्राम रख दिया, 9.8 होता है जी, mg 9.8 से गुणा कर दिया, भार न्यूटन में आ गया। फिर वही बात हमने लिखी है कि भार बल ही होता है, भार क्या होता है, बल ही होता है जिसका मात्रक न्यूटन होता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब 2 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, अगले लेक्चर में मैं इनका आपको पूरा करवाऊंगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का भार ज्ञात करो। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का भार ज्ञात करो। तो आपको भार ज्ञात करना है। अब आपको पता है भार mg होता है, m 10 किलोग्राम दिए, g 9.8 होता है, तो गुणा करोगे 10 को 9.8 से 98 आ जाएगा, आसान है। फिर देखिए क्वेश्चन ये पलट के 980 न्यूटन भार, अब भार दिया है और पूछा है द्रव्यमान, तो वही तरीका जो फॉर्मूला है उसको याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। भार बराबर द्रव्यमान गुणा 9.8, बस द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, इतना याद रखो। अब देखिए जो क्वेश्चन बार बार आता है, अब जब चंद्रमा पर आप जाते हो ना, अब देखिए जी का मान जो होता है ना, जी का मान ये हमारी पृथ्वी पर है 9.8, तो लेकिन जैसे शनि ग्रह पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, मंगल पे, शुक्र वीनस पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ ये बदल जाता है बेटा, वहाँ ये बदल जाता है। पृथ्वी पर कितना है जी का मान 9.8, लेकिन जब चंद्रमा पर जाते हो तो ये जी का g/6 हो जाता है, भाग 6। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में 1.6 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाता है, 1.6 गुना हो जाता है। इसका 1/6, इसका मतलब अगर कोई आदमी पृथ्वी पर छलांग लगाने पे 2 मीटर उछला, तो उतना ही जोर लगा के जब वहाँ उछलेगा ना, तो 6 गुना ज़्यादा उछलेगा, मतलब 2 गुणा 6 बराबर 12 मीटर उछलेगा। समझ गए बात, यही लिखा है कि चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति समान बल लगाने पर 6 गुना अधिक ऊंचा उठेगा, इतना वहाँ पे हल्कापन महसूस होता है। अर्थात चंद्रमा पर बल का मान, चंद्रमा पर जो खिंचाव है वो पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है। तो ये जो है आपके पास क्या है, काफ़ी आसान चीज़ है, इसको माइंड में क्लियर रखो। बस इतना ध्यान रखो कि जो जी का मान है वो चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, 1/6 गुना होता है। अब देखिए 1 मोल में कितने अणु होते हैं, ये देखिए आपको क्वेश्चन करना है, इसको आपको कमेंट करना है, आपको इसका आंसर क्वेश्चन आंसर सेट में जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए इनका और जो ऊपर 2 दिए हैं उनका, अगले जो लेक्चर होगा, तीसरा जो लेक्चर होगा साइंस का, उसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो 1 मोल में कितने अणु होते हैं, तो देखिए क्वेश्चन है 6 × 10⁻24 अणु पर मोल, 6 × 10⁻27 अणु पर मोल, 6.023 × 10⁻23 अणु पर मोल, 6.023 × 10⁻24 अणु पर मोल, ये आपको बताना है। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, मीटर, कैंडेला, मोल या एम्पियर, चारों में से कौन सा होता है बताना है। अब देखिए ये एक ही क्वेश्चन जिसके क्लियर हो गया ना, गुरुत्वाकर्षण बल सारा समझ आ गया उसको, और क्वेश्चन यहीं से आएगा, फिर बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, पृथ्वी की सतह पर और भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर और ध्रुवों पर, पृथ्वी के गहराई में मतलब गड्ढा खोद के जाएं और ध्रुवों पर, ऊंचाई पर मतलब आसमान में उड़े और भूमध्य रेखा पर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, जो भी ऑप्शन सही है वो आप कमेंट कर देना। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आपका क्या है, पूरा हो गया है सेकंड लेक्चर, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, हम इस तरीके से पूरी साइंस को कवर करेंगे। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आना है। और दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों से शेयर करें और
जितने भी क्वेश्चन दिए उनको करके देखना और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट ज़रूर करें कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं क्वेश्चन आंसर सेट में आपने। और अगला लेक्चर जो है आप ज़रूर कल हम अपलोड करेंगे, तो उसमें हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे सारे के सारे। दोस्तों बेल आइकन दबा लें और हमारे साथ अपने हरदीप सर के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।